अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है उसमें हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, इसका काम क्या है और इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसकी बेसिक पार्ट्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। आज हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। अब सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर है वो एक ऐसी साकिंग डिवाइस होती है जो पावर एनर्जी को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को तब्दील किए बगैर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है। और बुनियादी तौर पर ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। ये बहुत सारे साइजेज़ में और बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ़ कीमतों में मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कुछ सैंपल भी हमारे पास बने हुए पड़े हैं। 6 वोल्ट 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आपको कॉमनली मार्केट में 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आप लगा हुआ भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप उनको मार्केट से आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। इसी तरह इसकी बेसिकली क्या होता है कि इसकी दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसा कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एक इस तरफ से दो वायर्स निकली हुई हैं और एक इस तरफ से दो वायर्स निकली हुई हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बॉबन होती है, इस तरह की इंसुलेटेड मटेरियल की बनी होती है। आजकल ये प्लास्टिक में ज़्यादातर बनी हुई आ रही है, इसे हम बॉबन कहते हैं, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि इसका एक ही साइज़ होगा, मुख्तलिफ साइज़ की हैं। इस पर आप देखें, छोटे साइज़ की बॉबन है, इस पर आप देख सकते हैं कि कुछ मुख्तलिफ है इससे, यानी कि मार्केट में एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर हमारी जो कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से हमें अवेलेबल आसानी से जो है ये बॉबन्स मिल जाती हैं, ठीक है। ये अगर आपने ट्रांसफार्मर को बेसिक देखना होता है कि क्या चीज़ है, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से इसकी बनावट है, तो ये सबसे पहले एक बॉबन होती है और उसके बाद इंसुलेटेड चीज़ इसके ऊपर कोई भी एहतियातन लपेट दी जाती है। जैसा कि हमें पता है, ये वाइंडिंग पेपर इसको कहते हैं या लेदराइड पेपर इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी इस्तेमाल किया जाता है इंसुलेटिंग पर्पस के लिए। इसको सबसे पहले एक जो है वो इस तरह से इसके ऊपर लपेट दिया जाता है, एक तय इसकी लगा दी जाती है ताकि इसकी जो इंसुलेशन है वो मज़ीद मजबूत हो जाए। उसके बाद एनेमल कॉपर वायर इस वाइंडिंग के लिए यूज़ होती है। हमेशा याद रखें, जब भी मोटर वाइंडिंग की बात होती है या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की बात होती है तो उसमें हम एनेमल कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों को बताया था कि ज़्यादातर 14 से लेकर और 34 तक हमारी कॉपर वायर्स होती हैं एज़ पर गेज, ठीक है। मुख्तलिफ गेज होते हैं इनके, यानी गेज से मुराद हम ये लेते हैं कि इसका जो डाया है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास मुख्तलिफ डाया की वायर्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही किस्म की वायर से हम रिवाइंडिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें 14 से लेकर 34 तक, 36, 38 तक भी बाज़-औक़ात वायर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये बात हमें कैलकुलेशन से या फार्मूला में पुट करने से वैल्यूज़ को फिर पता चलती है कि हमने कौन सी जो है वायर को यूज़ करना है और कौन सी वायर कितने एम्पेयर को बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद इसके वाइंडिंग के दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तो है कि मैनुअल वाइंडिंग मशीन या कॉइल मेकिंग मशीन जो हमारी लैब्स में अवेलेबल है, उसके ऊपर बांध कर इसके ऊपर लेयर बाय लेयर वाइंडिंग की जाए। दूसरा तरीक़ाकार इसका ये होता है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की बाकायदा एक मशीन होती है, उसके अंदर आपने इसको फिट करना होता है और ये इस तरह से रोटेट करती है और इसके ऊपर वायर इस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करती है या किस तरह से इसके ऊपर वायर को हम लपेटते हैं। टर्न्स क्या चीज़ हैं कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के ऊपर हम टर्न्स जो लगाते हैं वो क्या चीज़ है, मैं ये आपको बेसिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये इस तरफ इसके जो है सुराख हैं, इस तरफ भी इसके जो हैं, ये इसलिए हैं, इनका मकसद ये है, ऐसा नहीं है कि एयर गैप है या हवा के गुजरने के लिए। यहाँ से मकसद ये होता है हम अपनी आसानी के लिए, अगर हम इस तरफ से ट्रांसफार्मर को रिवाइंड कर रहे हैं तो वायर के सिरे को इस तरह से बाहर निकाल दें, ठीक है। अगर हम इस तरह से रिवाइंडिंग करना चाह रहे हैं इस तरफ से, तो हम इसके सिरे को महफूज तरीके से बाहर निकाल दें
और ये आप देख रहे हैं जैसा कि मैं एक हाथ से चक्कर दे रहा हूँ इसको, ये एक टर्न हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से जहाँ से वायर शुरू हुई घूमने के बाद वापस यहाँ पे आ गई और एक टर्न इसने कंप्लीट कर दिया। अब इसी तरह ये दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, इस तरह से इसके ऊपर हम वायर को टाइट करके इसके ऊपर लपेटते हैं, लूज नहीं होती। और जब वायर टाइट होती है तो खुद ब खुद इसके अंदर एक सीक्वेंस पैदा हो जाता है या एक लेयर बन जाती है इसकी, कि जो देखने में भी भली मालूम होती है, देखने में भी अच्छी लगती है और टर्न जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर प्रॉपर वाइंडिंग हो जाती है इस तरह से। ये देखें, कुछ ना कुछ इस तरह से इसकी लेयर बराबर कर दी, तो इस तरह से ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो रिवाइंड होता है। मैं आपको रिवाइंड ट्रांसफार्मर भी दिखा सकता हूँ जो हमारे स्टूडेंट 3rd ईयर में रिवाइंड करते हैं। ये देखें, ये तैयार ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब इसकी ये देखें, दो साइड होती हैं ट्रांसफार्मर की। एक साइड पर जिस साइड से हम सप्लाई देते हैं उसे हम प्राइमरी साइड कहते हैं, दूसरी साइड जिससे हम आउटपुट लेते हैं उसे हम सेकेंडरी साइड कहते हैं। ट्रांसफार्मर का बेसिकली पर्पस ये होता है कि वोल्टेज को अप या डाउन करके देता है। देखें, 220 वोल्टेज है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई चीज़ है जो 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है तो उसके लिए हम बेसिकली ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो वोल्टेज को हमें कम करके दे देता है। ठीक है, ये कम वोल्टेज होते हैं उनको हमने हाई करना होता है। ठीक है, उसके लिए हम इसको ट्रांसफार्मर को बेसिकली स्टैटिक मशीन कहते हैं इसको, कि एक स्टैटिक मशीन है और म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करती है। ठीक है, और जब वाइंडिंग हो जाती है उसके बाद ये कोर्स होती हैं, इनको लैमिनेटेड कोर कहते हैं और ये इस तरह से इसके अंदर फिक्स होती हैं। इस तरह से देख रहे हैं आप, मुख्तलिफ शेप में होती हैं ये कोर। इस तरह से इसको हम पूरे को फिल कर देते हैं। कुछ कोर्स इस तरफ से डाली जाती हैं और कुछ कोर इसके ऑपोजिट साइड से डाली जाती हैं। जैसे कि 3 कोर्स मैंने इस तरफ से डाली। बेसिकली इसके डालने की तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि एक कोर आप इधर से डालते हैं। एक मिनट, मैं ये वायर को उतारने के बाद आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, एक वायर को इस तरफ से आप इस तरह डालते हैं और दूसरी वायर को आपने यहाँ से, ये देखें, इस तरह से डालते हैं। एक कोर को इस तरफ से डाला, दूसरी कोर को आपने इस तरफ से डाला। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कोर्स आप इसको पूरे हिस्से को हमने फिल करना होता है, पूरे हिस्से को हमने इतना फिल करना होता है कि जो लास्ट में कोर्स होती हैं वो इस तरह से बाज़ औक़ात हम किसी हैमर की मदद से प्रेस करके इसके अंदर डालते हैं, यानी कि मज़ीद इसके अंदर गुंजाइश ना रहे, हम इतनी ज़्यादा इसके अंदर कोर्स को डाल देते हैं। और फिर उसकी जो फाइनल शेप आ जाती है वो ये शेप होती है। ये सारी कोर्स हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इसका वेट हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर वाइंडिंग वायर्स 2 टाइप की इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर एक प्राइमरी के लिए इस्तेमाल होती है और एक सेकेंडरी के लिए। अब क्या होता है कि एक वाइंडिंग करते हैं हम पहले प्राइमरी की, उसके बाद फिर हम इंसुलेशन पेपर उसके ऊपर लगा देते हैं और फिर दूसरे स्टेप में हम उसके ऊपर जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। जैसा कि मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग्स होती हैं, स्टार्टिंग और रनिंग, इसी तरह ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आई होगी कि ट्रांसफार्मर बेसिकली किस तरह से रिवाइंड होता है। देखें, उसके बाद ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है और उसके ऊपर फिर ये हम कवर कर देते हैं इस तरह से। इसको मज़ीद इसकी साइडों को मजबूती से पकड़ने के लिए या मजबूती से इसको जो है हम ये चीज़ जो है, ताकि कोर्स हमारी बिखरे नहीं या इसमें से बजिंग की आवाज़ ना आए, तो उसके लिए हम बजिंग की आवाज़ ना आए तो उसके लिए हम इसके ऊपर ये कवर चढ़ा देते हैं। कवर चढ़ाने से ये होता है कि एक तो ट्रांसफार्मर खूबसूरत नज़र आता है हमें, और बजिंग की आवाज़ या इसकी कोर्स के हिलने की आवाज़ इसमें से नहीं आती। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप दोबारा कमेंट करके ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के हवाले से या ट्रांसफार्मर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से पूछ सकते हैं। और आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है प्रैक्टिकल कॉपी में
वो आपने पढ़नी है। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।